जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो जनवरी महीने का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मैंने पब्लिश कर दिया। इसकी डाउनलोड लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि लेस देन 100 पेज के अंदर ही मंथली मैगजीन ख़त्म हो जाए, लेकिन इस बार कुछ अभी 112 पेज के आसपास हो गया। उसके दो तीन कारण हैं। इसमें आप देखिए करीब 1 2 3 4 5 पेज की तो इंडेक्स है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मीम्स इन्फोग्राफिक्स पहले से भी ज़्यादा मात्रा में मैंने डाले। इससे फ़ायदा ये कि पढ़ के ही समझ आ जाए, वीडियो नहीं भी देखो, लेक्चर नहीं भी देखो तो भी आपका काम हो जाए। और उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यू दिए गए हैं इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए, आफ्टर अ पर्टिकुलर सब टॉपिक इज ओवर। तो इसके चलते वो पेजेस बढ़े। अदरवाइज तो 113 पेजेस हैं, लेकिन डरना नहीं है। असल में पढ़ाई लिखाई का माल समझो तो 70 पेज या 60 पेज का है, बाकी तो इसके चलते चौड़ा हो गया। खैर, वन बाय वन इस वीडियो के अंदर हम सब खत्म करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी। पॉलिटी के ढेर सारे इसमें समाचार थे। ओवरऑल मैंने इसे क्लासीफाई ऐसे किया कि जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, राइट्स इशू, इलेक्शन, गवर्नेंस, सोशल मीडिया, वो क्या क्या एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, ये असल में यूपीएससी मेंस पेपर 2 के अंदर आप जानते हैं देयर इज अ टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो उनके बीच पिछले महीने भी हमने देखा झगड़ा चल रहा है कि कोर्ट ये कहता है कि जज को हम ही सिलेक्ट करेंगे, अपना कॉलेजियम सिस्टम है, और सरकार कहती है नहीं, उसमें हमारे भी प्रतिनिधि होनी चाहिए। अब उसी के सब झगड़े चल रहे थे, उसकी वापस से कुछ बात आई, समझ लेते हैं। आज से बहुत सालों पहले एक केशवानंद भारती, वो गए सुप्रीम कोर्ट में। उनका ये आरोप था कि केरला राज्य सरकार ने मेरे मठ की ज़मीन हड़प ली है, तो मेरा जो संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी वो वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भाई पहली तो बात यह है कि राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट, बुनियादी अधिकार है नहीं, मौलिक अधिकार है नहीं। दूसरा, कि अगर सरकार आपका राइट टू प्रॉपर्टी ले भी लेती है तो वो कोई फंडामेंटल राइट तो था नहीं, और अगर पहले लिखा होता और हटा भी दिया तो भी कुछ, वो कोई संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था। तो इसलिए मतलब आपकी कोई मदद हो नहीं सकती। तो सरकार, कोर्ट ने अपनी तरफ से बेसिक स्ट्रक्चर का ही कुछ डेफिनेशन दी थी, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल इवॉल्व। वो सब लक्ष्मीकांत की किताब से आप देख लेना, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, वो सेक्युलरिज्म एंड दिस सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड सो मैनी थिंग्स। तो अब जब सरकार ने ये कहा कि जज को सिलेक्ट करने के लिए एनजेक नाम का एक पूरा सिस्टम हम बनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस चली जाएगी। लेकिन फिर आप पाते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम है, तो उसमें तो जज खुद से ही खुद को सिलेक्ट करते हैं। तो ये वही जो मीम एक चलता है कि साड़ा कुत्ता कुत्ता और ताड़ा कुत्ता टॉमी, मतलब कोर्ट का है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और जो सरकार का है, एग्जीक्यूटिव का है, वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा सब वाइस प्रेसिडेंट ने, उस पर बहुत सारी टीका टिप्पणी हुई कि बेसिक स्ट्रक्चर को ढाल बनाकर अदालत सरकार की और संसद की शक्तियों को क्षीण करता है कि ये लोग कुछ कानून बनाए एनजेक वगैरह, और फिर कोर्ट का नहीं, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। तो उन्होंने जो अंग्रेजी में बोला वो ऐसा था, कोर्ट्स आर ई मस्क्यूलेटिंग द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। और इसको अगर हम हिंदी करें और वो भी एकदम आम आदमी को समझ आए, तो वो ऐसा कह रहा है, ये मेरे शब्द नहीं, मैं इसको अनुवाद कर रहा हूँ, कि अदालतें संसद की शक्तियों को क्षीण कर रही है, और इमस्क्यूलेटिंग को अगर आप और उसका ट्रांसलेशन देके मतलब कि नपुंसक बना रही है। तो आप समझिए किस लेवल की अब तू मैं चल रही है। तो सेपरेशन ऑफ पावर, और उसके अंदर भी यूनियन की ये जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के झगड़े अब एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। उसी तरह आप पाएंगे कि जो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, वो भी जो शब्दों का प्रयोग करते हैं पहले से ज़्यादा हार्श हो रहा है। तो संस्थाओं के प्रति सम्मान, आपस में उनका सम्मान, और जनता उसको कैसे देखती है, ये सब मुद्दे आप सोच लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना लंबा पूछा है, मेंस में, निबंध में, एथिक्स में। बाकी सब इधर लंबी चौड़ी कहानियां हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के ये आयाम होते हैं वगैरह, वो आप देख लेना, वेरी सिंपल थिंग। आगे जुडिशरी में ये चले तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ट्रायल कोर्ट्स, ऐसे अगर हम शब्द यूज करते हैं, जिला अदालतें, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ऐसा सब अगर कुछ कहा जाए तो फिर उसमें तकलीफ कि सबॉर्डिनेट जुडिशरी ऐसा कहा जाए, सबॉर्डिनेट जुडिशरी तो मतलब वो क्या, अधीन है, नीचे गुलाम है, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। तो जज के जो इंडिपेंडेंस से काम करना चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज कुछ बोले और फिर उनको खुश करने के लिए हाँ जी सर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कुछ ऐसे निर्णय लिए गए कि अब सबॉर्डिनेट जुडिशरी को सबॉर्डिनेट जुडिशरी नहीं कहेंगे, उसको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या ट्रायल कोर्ट ऐसा
नाम उसको संज्ञा दी जाए। फिर उसकी सब क्लासिफिकेशन दिया है, वो आप आराम से देख लेना। ये चीज़ ऐसी है कि आप खुद से पढ़ के 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, तो इसको नरेट करने में मैं 20 मिनट वीडियो के बिगाड़ नहीं रहा। उसके बाद एक मुद्दा चला ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो ऐसी बात है कि स्क्रीन बंद हो गया, अभी शायद वापस रिकनेक्ट करेगा थोड़ी बार में। हम्म 500 और 1000 के नोट को डीमोनेटाइज करना है, नोटबंदी करनी है, तो उसके लिए आपने आरबीआई एक्ट में सब प्रावधान होते हैं। तो असल में होना क्या चाहिए कि संसद ने उसका कानून पास करके अब से 500 1000 के नोट बंद है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि सरकार ने खुद से निर्णय ले लिया। तो मतलब कि जो संसद का काम है उसमें से कुछ काम सरकार खुद ही कर ले, और कानून में ही ऐसा लिखा है कि हाँ ये वाली सिचुएशन में ये प्रैक्टिकल डिसीजन आप ले लेना, उस चीज़ को कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसमें कंट्रोवर्सी ऐसी हुई कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने सरकार को ऐसा लिख के दिया कि मालिक 500 1000 के नोट बंद कर दो, और सरकार ने फिर गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके उसको नोटबंदी कर दी। ये सब 2016 का मामला है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए चिदम्बरम, और चिदम्बरम ने किया कि ये सब गलत हो रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली आरबीआई एक्ट में संसद ने सुधार करके अगर नोटबंदी करनी भी थी तो करनी चाहिए थी। उसके बाद फिर जजों के आपस में जजमेंट आया, और सब कुल मिलाकर के जो हुआ वो सही हुआ है। एक जज ने कुछ विरोध किया कि नहीं इसमें तरीका गलत था वगैरह, वो सब बोल बच्चन यहाँ पर दी गई है, आराम से पढ़ लेना, कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। जुडिशरी में ही वापस आए तो ये जो जजिस अपॉइंटमेंट वगैरह में, आप जानते हैं कोलेजियम सिस्टम है कि जहाँ पर जज खुद ही सिलेक्ट करते हैं कि ये आदमी को अब जज बनाया जाए। अब कुछ नाम भेजे गए थे, उसके अंदर सरकार ने फिर उसको अप्रूव नहीं किया। सरकार का ये कहना था कि इसके अंदर एक जो कैंडिडेट है वो होमोसेक्सुअल समलैंगिक है। तो फिर अगर अभी एक केस भी चल रहा है कि एलजीबीटी समुदाय जो शादी करते हैं तो उसको लीगली रिकॉग्नाइज किया जाए, तो ये सब चीज़ों के अंदर ये जज तो उसके फेवर में सब जजमेंट देंगे, तो इंडिपेंडेंस निष्पक्षता से तो कैसे हो सकता है। दूसरा ये जो जज हैं, मतलब जिसका कैंडिडेट है जिसका नाम जज के रूप में नॉमिनेट हुआ, वो उनका जो पार्टनर है वो सरकार के खिलाफ ट्वीट करता है, ऐसा बोल के नाम को रिजेक्ट किया गया। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने जो नाम रिजेक्ट किए ऐसा कागज़ में लिख के दिया होगा, वो सब कागज़ को पब्लिक कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, ताकि दुनिया को, मीडिया को, जनता को ऐसा दिखा सके कि देखो ये आदमी गे है बोल के सरकार इसको रिजेक्ट कर रही है। तो मतलब सरकार को ये चीज़ राज नहीं आ रही कि आप इनडायरेक्टली हम पर ऐसा प्रेशर मीडिया और पब्लिक का और ये सब ट्विटर का बनवाने की ये कोशिश हो रही है। सो दिस इज़ वन मोर प्लेस कि जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के आपस में रिश्ते थोड़े खराब हो रहे हैं, जो सौहार्द होना चाहिए उसमें कमी आ रही है। ये जो ऐसा मीम बना है, तो आपने ऐसी भाषा का प्रयोग असल परीक्षा में नहीं करना है। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आप समझो इतना सब अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखा हो, उसको पढ़ने समझने के अंदर जो टाइम जाए, आप पहले ये अगर मीम देख लोगे तो आपको तुरंत पता है मामला क्या था। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मैगजीन। मैं देखता हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैगजीन निकालते हैं, इतनी कम्बरसम इंग्लिश होती है कि कुछ पढ़ने में 2 3 बार तो कि कहना क्या चाहते हो तुम। सो दैट इज़ माई पर्पज़। या ना हम सरकार ना हम कोर्ट की कुछ मतलब उनकी बुराई दिखाना ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव है नहीं। तो उसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आप इसको पढ़ें। फिर राइट्स इशू के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, कई बार आप पाते हैं कि मिनिस्टर द्वारा हेट स्पीच दी जाती है, जो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, कुछ कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ, किसी प्रदेश के लोगों के खिलाफ। अब उसके बाद अगर दंगे हो जाएं तो फिर वो सब में सरकार, पूरी सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए और पूरी सरकार ने कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ऐसी बात अगर आए तो क्या वो सही होगा। कोर्ट का ये मानना है कि अगर कोई एक मंत्री जहरीला बयान देता है, अगर कोई एक मंत्री जहरीला बयान देता है तो हम पूरी सरकार को उसके लिए जिम्मेदार नहीं रख सकते। बीच में ये थोड़ा थोड़ा स्क्रीन बन जाए, नीड नॉट वरी। ये चीज़ क्या आप देख रहे हैं, ये नया सेटअप है। अब नया सेटअप में ये कि पहले मैं पढ़ाता था सीधा स्क्रीन पे पावर पॉइंट में, पर उसमें तकलीफ क्या है, माउस से घुमा घुमा के मुझे कुछ बताना हो कि मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इस इट वॉज लिटल डिफिकल्ट। आईपैड के अंदर क्या है, ये सीधा मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, सो नाउ यू कैन ईजिली कि हाँ भाई आप क्या बात करें। सो एक्सप्लेनेशन बिकम्स लिटल ईजियर, इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन
थोड़े बग्स होते हैं सिस्टम में, इसलिए ये बीच बीच में रुक जाता है, तो चिंता मत करें आप। वैसे मैं चेक कर लूँ रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, राइट टू प्राइवेसी में और आगे बढ़ते हैं। राइट्स इशू में राइट टू प्राइवेसी। अब ऐसा हुआ कि ढाका में कुछ टेरर अटैक हुआ था जिसमें कुछ लड़कियां मर गई थी, तो उसकी मदर्स, उन्होंने देखा कि ये हंसल मेहता नाम का फिल्म मेकर उसके बारे में फिल्म बना रहा है, तो हमारी जो मरी हुई बेटियां हैं उनकी राइट टू प्राइवेसी, निजता का ये सब हनन होगा इसमें। जबकि फिल्म मेकर का ये कहना है कि भाई राइट टू मेक मूवीज वो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, मौलिक अधिकार है मेरा वाणी और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य और धंधे करने का स्वातंत्र्य। तो इस पर कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया तो फिर उसकी राइट टू प्राइवेसी वो उसकी थी। उसके जिंदा माँ बाप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा जो बच्चा मर गया उसकी राइट टू प्राइवेसी अब हमको विरासत में मिली है, इनहेरिट नहीं कर सकते हो। खैर, इसमें भी फिर बाद में फाइनल जजमेंट आएगा तो हम और समझेंगे कि क्या था। इसके बाद एक मुद्दा चला जल्लीकट्टू और जल्लीकट्टू केस आप जानते हैं कि वो जो उनको टेम करने के लिए बुल स्पोर्ट होता है तमिलनाडु में, और ऐसे भी कुछ और आंध्र और दूसरे इलाकों में भी स्पोर्ट्स होते हैं। अब इस पर ये तो एनिमल क्रूल्टी है बोल के कुछ सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था। फिर तमिलनाडु सरकार ने कानून में कुछ सुधार किए कि ये चीज़ को एक्सेप्शन दिया जाए। फिर वापस PIL में गए तो सुप्रीम कोर्ट में अब वापस उसकी चर्चा हो रही है। तो इसमें भी अभी बॉल बाय बॉल कमेटी कुछ खास काम की नहीं, फाइनल जजमेंट आएगा तब हम उसको देखेंगे। ये जल्लीकट्टू बुल टेमिंग स्पोर्ट, उसके क्या फ़ायदे नुकसान है वो सब मीन्स की बोल बच्चन के लिए आप उसे देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो मुद्दा चल रहा था कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विदेशियों को प्रवेश मिलना चाहिए कि नहीं, उसकी कंट्रोवर्सी है, आप आराम से देख लेना। महिलाओं को एक तो फौज के अंदर परमानेंट कमीशन मिले, मतलब ऑफिसर के रूप में उसकी कंटिन्यूस नौकरी चले, उसकी कंट्रोवर्सी, और उसके बाद जजमेंट कुछ आए थे। और अभी नया मामला ये है कि करीब 200 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा महिलाओं को कर्नल का प्रमोशन दिया जाएगा और एक पूरा यूनिट वो कमांड कर सके, ऐसा उनको पावर दिया जाएगा। तो उस पर कुछ चीज़ें चल रही है। उसके बाद वीमेन सेफ्टी, अब उसमें महिला कुश्तीबाज फीमेल रेसलर के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ऐसा कुछ आरोप लगा। और फिर जो खिलाड़ी थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और ये रेसलिंग फेडरेशन है उसके बॉस को हटना पड़ा। वो पूरा जो मामला था और उसमें महिलाओं को क्या समस्याएं आती हैं एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, उसकी सब कॉलम में पढ़ के आराम से समझ आ जाए, सो डू इट। एक मुद्दा चल रहा है कास्ट सेंसस। बिहार के अंदर जाति की जनगणना हो रही है। अब PIL करके कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कहना है कि सेंसस करना वो सब तो यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब सिर्फ केंद्र सरकार वो कर सकती है। अगर बिहार राज्य सरकार कर रही है तो ये सब गैर कानूनी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर जनगणना सेंसस नहीं करेंगे कास्ट बेस्ड, तो फिर कैसे पता चलेगा कि सपोज हम ये कहें कि 15/7/27 कि SC को 15% रिजर्वेशन, ST को 7% रिजर्वेशन, OBC को 27% रिजर्वेशन, लेकिन हो सकता है उनका प्रपोर्शन अलग हो गया हो या उनकी इनकम अलग हो गई हो। तो वो सब जान के अच्छी नीति आरक्षण के कोटे तैयार करने के लिए ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने PIL को रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद इधर उधर के छोटे मोटे मुद्दे जैसे ABCD इनिशिएटिव और ये सब, वो बात ऐसी है कि आप अपने आधार कार्ड और वो सब सर्टिफिकेट, उसका डॉक्यूमेंट का डिजिटाइजेशन हो सके और उसको आप स्टोर कर सकें, ऐसी सब चीज़ें, एक एक लाइन के मुद्दे याद रखने। और वो भी पूरे भारत में तो नहीं हो रही, वेनाड में हो रही है, तो मतलब केस स्टडी के रूप में आपको वो मेंस पेपर 2, वहाँ पर E-गवर्नेंस मॉडल एप्लीकेशन है, उसमें कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। फिर चलते हैं फेडरल इशू, और उसके अंदर एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच, ये बेलागांव या बेलागावी
वो किसका है, इस पर झगड़ा चल रहा है, तो वो आप देख लेना आराम से। यूनियन और स्टेट के डिस्प्यूट के अंदर एक चलता है गवर्नर की पोजीशन। बात ऐसी है कि तमिलनाडु में जो गवर्नर भेजे गए हैं, तो आप जानते हैं उन्होंने विधानसभा में गवर्नर से एड्रेस होता है। अब गवर्नर से एड्रेस में आइडियली ये होना चाहिए कि जो भी रूलिंग पार्टी स्टेट गवर्नमेंट है उसने उनको लिख के दिया है, वो बातें उसने वहाँ पर वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ चीज़ों पर चेंज करे, जैसे कि श्रीलंका ने तमिल फिशरमैन को अरेस्ट किया था और स्पीच में ऐसा लिखा था कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की मेहनत के चलते उनको रिलीज़ किया गया। तो गवर्नर ने उसमें ऐसा चेंज करके लिखा कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की मेहनत के चलते उनको, इन फिशरमैन को रिलीज़ किया गया। तो ऐसी सब बातों पर जो रूलिंग पार्टी के एमएलए थे उन्होंने प्रदर्शन किया कि हमारी राज्य सरकार ने जो लिख के दिया है वो आप शब्दशः क्यों नहीं पढ़ रहे, आप अपने वर्ड्स क्यों जोड़ रहे हैं। और गवर्नर का ये कहना है कि अगर कुछ गलत है, अर्ध सत्य है, तो मैं उसको कैसे पढ़ सकता हूँ। तो ये भी गवर्नर की लड़ाई, उसके बारे में मामले चले। ऐसा ही हम कुछ चले तो दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी कुछ झगड़ा चल रहा है। वो बात ऐसी, दिल्ली में आल्डरमैन कंट्रोवर्सी। आप जानते हैं राज्यसभा के अंदर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे वो सचिन और रेखा और पीटी उषा वगैरह, जो इलेक्शन से शायद जीत नहीं सके लेकिन उनकी प्रतिभा चाहे स्पोर्ट्स में है, आर्ट्स में है, उसको देखते हुए उनको सीधा ही नॉमिनेटेड मेंबर बनाया जाए। उसी तरह दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कुछ प्रतिभावान लोगों को सीधा ही बिना चुनाव लड़े मेंबरशिप दिया जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं आल्डरमैन। तो आइए, आल्डरमैन जो है आइडियली क्या होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स या आर्ट्स या सोशल सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बनाया जाए। लेकिन कुछ ऐसा आरोप है दिल्ली सीएम केजरीवाल का कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 आल्डरमैन को नॉमिनेट किया वो सभी के सभी बीजेपी के मेंबर हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते भी नहीं, लेकिन बस उनको बनाया गया, जबकि यहाँ पर सब एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट और सोसाइटी सोशल सर्विस के एक्सपीरियंस लोग की ज़रूरत है। तो इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं और फिर धमाल चल रही है इसके अंदर भी फिर। और कि ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर क्या राज्यसभा में होते हैं, क्या लोकसभा में होते हैं? जवाब है, लोकसभा में होते थे वो। ये एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, हालांकि फिर उनका वो कोटा रद्द किया गया 2019 में। 104 नंबर का अमेंडमेंट था। दिल्ली एमसीडी के अंदर ये हैं, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वगैरह। तो इनके क्या पावर हैं वगैरह, ये चीज़ कहाँ पर उपयोगी है? मेंस पेपर 2 के अंदर एक चीज़ है लोकल बॉडी, और लोकल बॉडी में आपको यूजुअली पूछा जाता है उनकी क्या समस्याएं हैं, तो इसमें आप ये सब देख सकते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो इलेक्शन। इलेक्शन में बात ऐसी है कि भारत के अंदर सेंसस के हिसाब से 37% लोग माइग्रेंट्स हैं, मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान पर वो अभी जाके प्रवासी मजदूर हैं, शादी हुई, पढ़ाई के लिए गए हैं वगैरह। और भारत के अंदर जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं या एडल्ट पॉपुलेशन है सिटीजन की, उसमें 30 करोड़ लोग वोट नहीं देते। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी को मतलब मूड ही नहीं है कि मुझे वोट देने नहीं जाना, मुझे कैंडिडेट पसंद नहीं है। लेकिन बहुत सारे तो ये 30 करोड़ में ऐसे होंगे कि वो इसलिए वोट नहीं दे पा रहे क्योंकि सपोज वो मुंबई में काम कर रहा है माइग्रेंट वर्कर, और उसका जो कंस्टिट्यूएंसी चुनाव क्षेत्र है, मान लीजिए वो यूपी में हो या तमिलनाडु में, तो उसको फिजिकली अपना काम धंधा छोड़ के ट्रैवल करके वो जाएगा, तब जाके वोट दे सकता है, तो वो उसको तकलीफ होगी, इसलिए वो नहीं जाएगा। तो अपने पास प्रश्न ये है कि क्या मैं बिना वतन गए मतदान केंद्र में जाके वोट कर सकता हूँ? तो पहले तो ये संभव नहीं था, लेकिन अब इसको संभव किया जाएगा। वो ऐसी बात है कि इलेक्शन कमीशन कुछ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना रहा है। वो ऐसा कि मुंबई के अंदर ही एक बूथ बनाया जाए और कहा जाए कि आपको तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में वोट करना है तो इस दिन आ जाना और आपका वोट रजिस्टर करना। तो उस चीज़ को कहें रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके अभी ट्रायल चल रहे हैं, हालांकि ऑपोजिशन पार्टियों को नाराज़गी है। उनके 3-4 कारण ये हैं कि एक तो माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन, आइडेंटिटी, टेम्पररी आया है, सालों से रह रहा है, और इसके अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप कैसे लागू करें। फॉर एग्जांपल, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? आचार संहिता। अब ऐसी बात है कि यूपी में चुनाव है तो योगी सरकार ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी सरकार है, तो वो यूपी के माइग्रेंट वर्कर जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको राजी करने के लिए कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दे, जिससे खुश होके वो बीजेपी को वोट कर दे। तो इन सब चीज़ों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट विल बी अ
चैलेंज। बाकी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, डेटा सिक्योरिटी, ईवीएम हैक हो जाता है वगैरह वगैरह बातें। इलेक्शन से आगे बढ़े तो इलेक्शन जीत के जो लोग पॉलिटिशियन बनते हैं तो आप जानते हैं वो तो परमानेंट में मतलब कुर्सी का मोह छूटता ही नहीं है। लेकिन उसमें एक नया डेवलपमेंट ये आया कि न्यूजीलैंड की जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी उसने खुद ही रिज़ाइन कर दिया कि बस मैं थक चुकी हूँ, मेरे को प्रधानमंत्रीगिरी नहीं करनी है, मेरी टंकी में अब ईंधन नहीं बचा, नो मोर फ्यूअल लेफ्ट इन माई टैंक बोल के उसने रिज़ाइन कर दिया। जबकि आप जानते हैं इंडिया के अंदर मिनिस्टर लोग चाहे 90 साल के हो जाए 100 साल के हो जाए खुद से हटते नहीं, सिवाय के जो यंगर जनरेशन है वो धक्का मार के निकाले नहीं। अब इस पर सब चर्चा कि एज ऑफ रिटायरमेंट होना चाहिए कि नहीं, और कितने साल का टेन्योर होता है अलग अलग देशों में। तो मेंस पेपर 2 के अंदर वो एक चीज़ है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कि जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट को 4 साल के 2 टर्म मिलते हैं, ब्रिटेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर की कोई ऐसी टर्म लिमिट नहीं है वगैरह वगैरह। सो पॉइंट टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब उसके अंदर हम थोड़ा और आगे बढ़ें एथिक्स और लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है चाहे उसको जितनी भी एडवर्सिटी आए, चाहे कितनी कठिनाई आए, उसने छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये महिला की नहीं मेरे से नहीं हो रहा है और मैं जा रही हूँ। अब वो खुद का वर्क लाइफ बैलेंस करना है, फैमिली को टाइम देना है, उस हिसाब से पॉजिटिव है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि नहीं आपने एक नेगेटिव ये तो चीज़ हुई कि आप ऐसा कह रहे नहीं मैं फीमेल हूँ मेरे से नहीं हो रहा है, तो जो दूसरी यंग जनरेशन की लड़कियां थी उनको आपने इंस्पायर करना था, उसकी जगह आपने मैदान छोड़ दिया। तो वो ऐसा कि नहीं महिलाओं से तो नहीं हो सकता। फिर वोटर भी ऐसा सोचने लगे कि मैं किसी फीमेल कैंडिडेट को वोट दूंगा और वो भी बाद में कि नहीं मेरा तो वर्क लाइफ और फैमिली बैलेंस नहीं हो रहा है, छोड़ के चले जाए तो मेरा वोट बर्बाद हो जाएगा, तो मैं तो मेल कैंडिडेट को प्रीफर करूँ वगैरह वगैरह। सो लाइक दैट सो मैनी एस्पेक्ट, वो एथिक्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन, लीडरशिप क्वालिटीज़, वो डिपेंड करता है मेंस में निबंध में एथिक्स में क्या पूछा और आपको क्या जस्टिफाई करना है। आगे बढ़ते हैं प्रिजन। भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बार कुछ स्पीच दी थी कि अगर अपनी समाज प्रगति कर रहा है तो जेल में कैदी बढ़ने नहीं कम होने चाहिए। जबकि असल में हम पाते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़े। उसका एक ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे अंडर ट्रायल होते हैं जिनको बेल नहीं मिलता। बेल के लिए मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए, बहुत गरीब आदमी है, उसकी फैमिली को ज़मीन बेचनी पड़े तो फैमिली ये सोचेगी ज़मीन बेचेंगे तो घर वाले क्या खाएंगे, इसको बाहर निकालने का कोई मतलब है नहीं, और वो पूरी ज़िंदगी जेल में उनकी निकल जाती। अब इसके खिलाफ लेटेस्ट बजट 2023 में एक यूनिक बात कही गई कि ऐसे कैदी जो बहुत गरीब हैं और अपनी बेल नहीं कर सकते तो सरकार उसकी फाइनेंशियल हेल्प वित्तीय सहाय करेगी। तो वो सब चल रहा था। पैरेलली दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि मुझे 1 लाख स्क्वायर मीटर की ज़मीन दे दीजिए क्योंकि दूसरी जेल बनानी है, दिल्ली के अंदर कैदी बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये सब एथिक्स के अंदर सोचने का मुद्दा कि पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, सोसाइटी के रूप में हम क्या कर रहे हैं वगैरह। फिर उसके अंदर भी जेल की बात की है तो बहुत सालों पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक कोई मैनेजर था, वो शायद आईआईएम से पढ़ा था, और फिर उसने पाया पेट्रोल पंप में बहुत धांधली हो रही है, कुछ उसने सब किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसके जो हत्यारे थे उनको छोड़ दिया गया है कि उनका व्यवहार अच्छा था, जो भी 14 साल ख़त्म किए वगैरह। तो इसके आसपास जुड़े वो पार्डन, कम्यूट, रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, वो क्या होता है इधर सब जनरल नॉलेज दिया है, आराम से पढ़ के ख़त्म करना। मित्रों इसके हिंदी भी क्या होते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। हिंदी ट्रांसलेशन वाली मैगजीन भी आजकल में अपलोड होने वाली है, वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अंदर भी अच्छी बुरी आयाम और वो सब एथिक्स के मामले आप समझना। पैरेलल 2 3 और भी केस याद आ सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वो राजीव गांधी को के हत्यारों को भी छोड़ दिया, बिल्किस बानो के जो गैंग रेप किया था उनको भी टाइम से पहले छोड़ दिया, रिहा कर दिया। तो वो सब भी यहाँ पर सब जुड़ता है। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा निबंध या एथिक्स में आपको बात करनी है। उसके बाद का मुद्दा है पुलिस में एफआईआर जाती है और फिर पुलिस उसकी सब इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद वो चार्जशीट बनाती है। अब कुछ लोग का ये कहना था कि ये जो चार्जशीट है उसको भी पुलिस ने वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने मना किया कि चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो जो आरोपी है और जो पीड़िता है, अक्यूज्ड एंड द विक्टिम, दोनों की राइट टू प्राइवेसी और उनके अधिकारों का जो हनन होगा। तो इसलिए चार्जशीट को हम पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकते और चार्जशीट को
वेबसाइट पर पुलिस ने अपलोड करना चाहिए ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो ये राइट टू ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, आरटीआई, और उसके अंदर ऐसे अलग अलग एग्जेम्पशन का ये पूरा मामला बनता है। फिर चार्जशीट और एफआईआर के बीच क्या अंतर है वो सब यहाँ पर दिया, आराम से देख लेना। भारत में हर 10 साल पर जनगणना होती है यानी कि सेंसस, लेकिन अभी कोरोना और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के चलते उसको पोस्टपोन किया गया। उसका सब जनरल नॉलेज इधर दिया है, बहुत आसान है, पढ़ के ख़त्म करो। फिर नया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का बॉस अपॉइंट हुआ, उसकी सब टाइमलाइन वगैरह दिया है, वो भी आप देख सकते हैं, इधर से देख लेना वरना लक्ष्मीकांत की बुक्स में भी दिया होगा। फिर चलता है मीडिया रेगुलेशन। तो प्रसार भारती ने पाया कि ये नक्सल प्रभावित एरिया, बॉर्डर एरिया, वहाँ पर भी भारत के सब टीवी चैनल, दूरदर्शन के अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखे ताकि वो चाइना या पाकिस्तान का ब्रेन वॉश नहीं हो लोगों का। तो इसके लिए ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट नाम का प्रोग्राम, उसमें नए नए अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे, वहाँ टेलीकास्ट के टावर और वो सब लगाएंगे, ऐसी स्कीम है, ये सब एक लाइन में तैयार करना है। फिर फैक्ट चेक। कई बार आप जानते हैं फेक न्यूज़ चलाई जाती है, तो उसको बैन या कर्व करने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी को ही पावर दिए जाएंगे, और वो अगर बोल दे कि ये वाला न्यूज़ फेक न्यूज़ है तो उसको सभी सोशल मीडिया वेबसाइट ने हटाना होगा। ऐसा सरकार कुछ कर रही है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि पीआईबी के पास ऐसा मैन पावर नहीं। कुछ बार पीआईबी ने बोला ये फेक न्यूज़ है लेकिन असल में वो रियल न्यूज़ था, और कुछ बार ये तो बीजेपी का गलत आ रहा है तो पीआईबी बोलेगा ये तो रूलिंग पार्टी का है तो ये फेक न्यूज़ है, वगैरह वगैरह, तो वो सब चल रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर, मतलब ये कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी और बहुत सारे लोग, तो आप जानते हैं वो अपने वीडियो में बहुत बार इंटीग्रेशन करते हैं, वो चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, ये वाला हेडफोन बहुत अच्छा है। तो क्या वो जेन्युइनली बोल रहा है कि दिल से उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, या फिर कि वो सामने वाली कंपनी ने उसको ढेर सारा पैसा दिया, 5 स्टार होटल में रखा, बिजनेस क्लास की एयरपोर्ट टिकट दी थी, एरोप्लेन टिकट दी थी, वो मतलब उसने डिस्क्लोज करना चाहिए। आप पाएंगे अमेरिका और यूरोप के अंदर जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके वीडियो में एक बॉक्स में कहीं पर लिखा होता है और वो खुद से भी बोल देते हैं कि मुझे इसके लिए ये फैसिलिटी दी गई थी। तो भारत के अंदर भी जो कंज्यूमर कोर्ट और उसकी एक बॉडी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने कुछ यहाँ पर बातें रखी है। उसका ये कहना है कि इन्फ्लुएंसर ने अपनी ऑडियंस को, श्रोताओं को सूचित करना होगा कि उसको इन्फ्लुएंसर करने का पैसा मिला कि नहीं मिला इस चीज़ में, जो भी वो वीडियो बना रहा है। और उसमें फिर ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसकी क्या पावर है वगैरह, ईयरबुक टाइप इन्फॉर्मेशन भी दी है, वो एमसीक्यू के लिए आप देख लेना। सोशल मीडिया से फिर आगे बढ़े तो फिल्म मीडिया। अब फिल्मों में ये करण जौहर और ऐसे बड़े सब लोग तो खुद के पैसों से मूवी बना सकते हैं, लेकिन जो छोटे फिल्म मेकर हैं उनको सरकार सब्सिडी और हेल्प देती है। वो डिपेंड करता है कि मैं तो चिल्ड्रन की फिल्म बना रहा हूँ वगैरह। तो ऐसा फिल्म डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, और पुरानी सब फिल्मों का संग्रह करने के लिए नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, वो समझो एक म्यूजियम या गोदाम जैसा होगा जहाँ पर सारी फिल्मों को रखा जाता होगा। ऐसी 4 बॉडी थी। सरकार ने पाया कि 4 बॉडी है तो 4 चेयरमैन होंगे, उनके 4 स्टेनोग्राफर, क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस, बहुत खर्चे हो जाते। तो सरकार ने ये 4 को बंद करते हैं, अब से सिर्फ एक ही संस्था होगी जिसका नाम होगा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NFDC। इसके खिलाफ क्रिटिक्स, आलोचक धमाल कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये 4 बॉडी आपने बंद कर दी तो अब जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को, चाइल्ड फिल्म मेकर को जो हेल्प मिलती थी वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें किसी आईएएस को ये लोग बॉस बना देंगे और उसको क्या ही समझ होगी फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा है, डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए वगैरह। तो दैट्स इट। तो यहाँ तक हमने देखा प्रीलिम में और मेंस में जो जनवरी महीने में उपयोगी समाचार थे पॉलिटी के, वो हमने देखे। इसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एमसीक्यू दिए गए हैं, वो आप आराम से सॉल्व करें, और उसके जवाब भी दिए गए। मेंस के लिए भी कुछ प्रॉबेबल क्वेश्चंस आपको दिए गए। मित्रों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2024 आपका टारगेट है तो उसके लिए भी 16 फरवरी से अपनी बैच लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको सब पढ़ाया जाए, नोट्स की डिजिटल एक्सेस मिले, आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीलिम के भी क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू भी हैं, मेंस के भी आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन है, डाउट सॉल्विंग के अलग से बैचेज होती है, इस सब की आपको फैसिलिटी। और इसको भी ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह दिया है नीचे, और डिस्काउंट कोड यूज़ करें mrunal.org। ये एक बात हुई। उसके बाद तो पॉलिटी में जो समाचार थे ये करीब कितने
30 पेजेस का माल था। तो आज मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, इतना आप देख के 30 पेजेस ख़त्म करो, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ, इकोनॉमी इन न्यूज़। वैसे मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि इसी वीडियो में सब मैं शूट कर लूँगा, लेकिन आपने देखा कि बीच बीच में ये जो स्क्रीन था वो ब्लैंक हो गया था या ब्लैक हो गया था। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि अब तक मैंने पढ़ा है वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो अभी मैं 1 घंटा और पढ़ाते रहूँ बाकी के भी 100 पेज ख़त्म करने के लिए, फिर पता चले कि ये तो ठीक से ऑडियो या वीडियो इसमें कैप्चर ही नहीं हुआ, तो मजदूरी पड़ जाएगी। तो 30 मिनट तक का अभी मैं स्टॉप करता हूँ, ये जो भी अच्छा बुरा शूट हुआ उसको अपलोड करता हूँ, फिर कल वापस नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक इसका जो भी केबल वायर और सेटिंग है इस पूरी नए सेटअप का, उसको मैं रीचेक करता हूँ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।